दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक ओमनीबस और उसकी अगली स्टोरी है रॉबिन। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं, मैंने कभी उसके पेरेंट्स को नहीं देखा। मैंने उसे खरीदा था और बताया गया था कि वो स्पेनियल है। उसका नाम था पिंचा और उसका फादर कीन गन डॉग था। मुझे कभी भी कोई पपी चाहिए नहीं था। ये सब अचानक हो गया। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, उसके वहां पर 7 पपीज थे। पिंचा सबसे छोटा था और अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अब उसने मुझे देखा, वो मेरी तरफ बढ़ा, मेरे चक्कर काटे और मेरे दोनों पांवों के बीच में छिप के बैठ गया। मैंने उसे उठाया और अपने कोट के अंदर रख लिया। उस दिन बहुत ही ज्यादा ठंड थी। उसने मेरा मुंह चाट के बताया कि वो मुझे प्यार करना चाहता है और मैंने अपने एक्सप्रेशन से ये बताया कि उससे जो बदबू आ रही है वो मुझे पसंद नहीं आ रही। वो 3 महीने का पपी था और मैंने उसे खरीदा था 15 रुपए में। आज वो पपी 13 साल का हो चुका है और भारत के अंदर जितना सोना है सारा सोना ले आइए, लेकिन आप उस पपी को खरीद नहीं पाएंगे। मैं उसे घर लेके आ गया, हल्के गुनगुने पानी से नहलाया, खाने के लिए बढ़िया भोजन दिया। हमने उसका नाम पिंचा हटा के उसका नाम रख दिया रॉबिन। रॉबिन हमारे यहाँ काम करने वाला एक स्टाफ था जिसने मेरी और मेरे भाई की जान बचाई थी एक फीमेल भालू से। अब जैसे ही खाना आने वाला होता था, रॉबिन अलग ही भाव भंगिमा बनाता था। उसे खाना बहुत पसंद था। हालांकि पपीज की ट्रेनिंग इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक दिन मैं उसे अपने साथ बाहर ले गया, ये बताने के लिए कि तुम एक शिकारी के कुत्ते हो और तुम्हें बंदूकों की आवाज का आदी तो होना पड़ेगा। अब हमारे जो स्टेट है उसके निचले हिस्से में कुछ कटीली झाड़ियां हैं। जब मैं उसका चक्कर काट के वहां से जा रहा था तो वहां से एक मोरनी उड़ी। अब मैं रॉबिन के बारे में भूल गया, मुझे सिर्फ मोरनी याद रही। और जब वो मोरनी उड़ी, मैंने एक शॉट में ही उसे नीचे ला दिया। अब जब वो नीचे आई तो कटीली झाड़ियों में गिरी। अब वो जो कटीली झाड़ियां थी उनके अंदर मेरा घुसना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो मैं एक लंबा राउंड लेके उस तरफ से जाने की कोशिश कर रहा था जहां थोड़ा खुला एरिया था। और उन झाड़ियों के बाद फिर घना जंगल था और मुझे उम्मीद थी कि अगर वो मोरनी ज्यादा घायल नहीं होगी तो इन झाड़ियों से निकल के उस जंगल की तरफ जाएगी। अब जो बीच का ओपन ग्राउंड था वहां पे बहुत ही सुंदर सुनहरी धूप थी। अगर मैं अपने साथ कैमरा लेके गया होता तो बहुत ही बढ़िया फोटो आती। अब जो मोरनी थी कम उम्र की थी, गर्दन से थोड़े बाल बाहर आ रहे थे और उसका एक पंख टूट गया था। उसके बावजूद वो कोशिश कर रही थी उस घने जंगल के अंदर जाने की। और रॉबिन उस मोरनी की पूंछ पे लटक गया था, उसके साथ लटके लटके ही आगे बढ़ रहा था। अब भागते भागते बहुत ही बेवकूफी भरे तरीके से मैंने उस मोरनी को गर्दन से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। अब उस मोरनी ने अपने पैर झटके और रॉबिन मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन रॉबिन फिर जल्दी से खड़ा हो गया। और जब वो मरी हुई मोरनी को मैंने नीचे रखा तो रॉबिन उसके चारों तरफ डांस कर रहा था। अब रॉबिन का उस दिन का लेसन पूरा हो चुका था। अब हम लोग घर आ गए। मुझे नहीं पता कि मैं ज्यादा खुश था कि रॉबिन, कि दोनों ही शिकार लेके घर आए थे। हालांकि ये रॉबिन का पहला था। अब बर्ड शूटिंग सीजन स्टार्ट होने वाला था और रॉबिन को हम लोग पक्षियों के रूप में ही खाना दे रहे थे ताकि वो ट्रेंड हो जाए। गर्मियां हम लोग पहाड़ पर बिताते थे और नवंबर में हम लोग नीचे आ जाते थे। अब हमारा ये 15 मील लंबा मार्च जब होता था, हमारे 15 मील लंबे मार्च में एक टर्न आया और वहां पर बहुत सारे लंगूर बैठे थे। एक लंगूर रॉबिन की नाक के बगल से कूदता फांदता भागा। अब मैंने सीटी बजाई कि रुक जाओ, लेकिन रॉबिन ने ध्यान नहीं दिया। अब उसकी नाक का सवाल था। वो उस लंगूर के पीछे भागा, लेकिन लंगूर तो लंगूर था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब जो वहां का धरातल था ढलान वाला था, यहां वहां दूर दूर पेड़ थे और उसके बाद नीचे वैली थी। अब इस मैदान के दाहिने हाथ की तरफ कुछ झाड़ियां थी
और उसके नीचे एक पानी की चैनल चल रही थी। अब रॉबिन इन झाड़ियों में घुसा, फिर बाहर निकल आया, कान पीछे, दुम दबी हुई। अब वो अपनी जान बचा के भाग रहा था। एक बड़ा सा लेपर्ड उन झाड़ियों से निकला, छलांग मारता हुआ रॉबिन की तरफ जा रहा था। हर छलांग में रॉबिन से उसकी दूरी कम हो रही थी। मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी। मैं रॉबिन की केवल एक ही तरीके से रक्षा कर सकता था, और वो था चिल्लाना, हो, हर, इस तरह की आवाज निकाल के, पूरी ताकत से, इतनी ताकत से कि मेरे फेफड़े फटने वाले थे। कुछ लोग सड़क से गुजर रहे थे, वो भी आ गए, शोर मचाने लगे। अब तो क्रांति ही आ गई जब आसपास के लंगूरों का झुंड लेपर्ड को देख के चिल्लाने लगा, यानी ऊपर लंगूर, नीचे आदमी। 30 गज, 25 गज, 20 गज, लेपर्ड रॉबिन के नजदीक पहुंचता जा रहा था। अब रॉबिन कभी पत्थर के इधर से भागता था, उधर से भागता था, चकमा दे रहा था लेपर्ड को। अब आज रॉबिन ने दो महत्वपूर्ण सबक सीखे थे जिंदगी के। पहला तो ये कि लंगूर के पीछे भागो मत, और दूसरा, जब लंगूर अलार्म कॉल करता है तो इसका मतलब होता है कि वहां पर तेंदुआ है। रॉबिन की ट्रेनिंग दोबारा चालू हो गई, लेकिन एक बात थी, बचपन में जो रॉबिन अभावों में पला था तो उससे उसका हृदय कमजोर हो गया था, यानी कि दिल। जब भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करता था, रॉबिन बेहोश हो जाता था। अब एक गन डॉग, यानी कि बंदूक के साथ रहने वाला डॉग, उसके लिए सबसे खतरनाक बात या सबसे उदास करने वाली बात यह होती है जब उसे उसका मालिक घर पर छोड़ जाता है और खुद चला जाता है शिकार पर, चिड़िया मारने। पहले तो कॉर्बेट जब बर्ड हंटिंग के लिए जाते थे तो रॉबिन को ले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिग गेम, यानी जब बड़े जानवरों के शिकार पर जाते थे तो भी रॉबिन को ले जाना शुरू कर दिया। और रॉबिन उसी तरीके से इस नई विधा को भी सीख गया, जैसे कि बत्तख पानी में तैरना सीख जाती है। अब हमारा काम करने का तरीका यह था कि हम सुबह बंदूक लेके निकलते थे, रास्ते में पैरों के निशान ढूंढते थे, टाइगर के या लेपर्ड के। जब कोई भी निशान मिल जाता था तो फिर हम उसके पीछे पीछे चलते थे। अब शुरुआत में निशान पहचानने का काम मैं करता था, और मैं करता था ट्रैकिंग। जब हम जंगल में पहुंच जाते थे तो फिर रॉबिन ट्रैकिंग करता था। इस तरीके से हम दोनों मिलके मीलों तक ट्रैकिंग कर लेते थे। जब आप पैदल शिकार कर रहे हो तो जानवर मारना बहुत आसान है। इसके कंपैरिजन में जब आप मचान पर बैठ के शिकार करते हैं या फिर हाथी की पीठ पर बैठ के शिकार करते हैं, तब शिकार करना मुश्किल होता है। हालांकि जब घायल शिकार के पीछे आप जा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होता है। अचानक से हमला होता है, अचानक से आपको अलर्ट होके निशाना लेना होता है, गोली चलानी होती है। हालांकि जब आप पैदल चल रहे होते हो तो जानवर के वाइटल पार्ट्स आपकी रेंज में एकदम सटीक निशाने पे होते हैं, क्योंकि लेवल बराबर होता है। जब आप मचान पर बैठे होते हो या फिर बैठे होते हो हाथी की पीठ पर, तो एंगल सही नहीं बनता, क्योंकि जानवर नीचे होता है, आप बहुत ऊपर। जब मैं शिकार करता तो साल में कई बार ऐसा हो जाता था कि लेपर्ड या टाइगर मरता नहीं था, घायल हो जाता था। कई बार मुझे रॉबिन की चिंता सताने लगती थी। अभी जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं, रॉबिन मेरे पैरों के पास बैठा है, मुस्कुरा रहा है और मुझे इशारा कर रहा है, कोई बात नहीं, सुना दो सुना दो। अब एक लेपर्ड जिसको कि मैंने और रॉबिन दोनों ने नहीं देखा था तब तक, जब तक कि वो पूरी तरह से झाड़ियों से निकल के बाहर नहीं आ गया था। वो बहुत बड़े साइज का लेपर्ड था और उसका शानदार फर चमक रहा था। अब उसकी बॉडी पर जो रोजेट, यानी कि गुलाब के फूलों के निशान थे, वो ऐसे लग रहे थे किसी वेलवेट पर ड्रॉ किए गए। मैंने उसे निशाना मारा उसके दाहिने कंधे पर, करीब 15 मीटर की दूरी से। अब मुझे नहीं पता कि मेरी गोली उसके हार्ट से कितने दूर से निकली, लेकिन गोली निकलकर मिट्टी में टकराई, मिट्टी उछली, इधर लेपर्ड उछला और दिखा रहा था हवा में कलाबाजियां। और उसके बाद लेपर्ड उन्हीं झाड़ियों में घुस गया जहां से अभी वो निकला था। अब 20 गज, 30 गज, 40 गज, इतनी दूरी तक उसके कवर के अंदर
चलने की आवाजें हम सुन रहे थे। धीरे धीरे वो आवाजें रुक गईं। अब इन आवाजों के दो मतलब थे। पहला ये कि लेपर्ड चलते चलते धीरे धीरे मर गया, और दूसरा ये कि झाड़ियों में चलते चलते उसको खुला मैदान मिल गया और वहां से वो भाग गया। हम लोग लौट के आ रहे थे, सूरज डूबने को हो रहा था, लेकिन अभी भी घर 4 मील की दूरी पर था। अब जिस जंगल से हम लोग गुजर रहे थे, यहाँ से आदमी बहुत ज्यादा चलते नहीं थे, और इस बात की संभावना ना के बराबर थी कि रात में हमें कोई इंसान मिलने वाला है। अब मेरे सामने एक आदमी था जिसका कि मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, एम नाम से संबोधित करूंगा। एम निहत्था था, उसके पास हथियार नहीं था तो उसे कहीं छोड़कर भी नहीं जा सकता था, साथ भी रखता तो एकदम पास। तो हम उत्तर दिशा की तरफ मुड़े और घर की तरफ चल पड़े। मुझे इस जगह पर कोई निशानी लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कल फिर आना था, लेपर्ड को ढूंढना था, क्योंकि इस इलाके से मैं अक्सर निकलता रहता था और इस जगह को मैं अच्छी तरह से पहचानता था। अगर इस इलाके में मुझे आंख बंद करके भी, यानी कि आंख में पट्टी बांध के भी आप छोड़ देंगे तो मैं रास्ते पहचान लूंगा। अब उस रात के बाद जब सुबह आई तो हमारे साथ रॉबिन भी था, क्योंकि पिछली शाम हमारे साथ रॉबिन नहीं था। अब हम उस जगह पर पहुंच गए जहां से मैंने गोली चलाई थी। अब रॉबिन हमें लीड कर रहा था, सूंघता हुआ जा रहा था। वो उस जगह पहुंच गया जहां पर लेपर्ड खड़ा था। अब रॉबिन ने अपना सर ऊपर उठाया, नाक से कुछ सूंघने लगा और उस तरफ बढ़ने लगा जहां से ये झाड़ियां शुरू हुई थी। अब उन झाड़ियों के किनारे की तरफ बढ़ने लगा था। यहां पर लेपर्ड गिरा था और यहां पर बहुत सारे खून के छींटे भी थे। अब ब्लड को इस बात के लिए एग्जामिन करने की कोई जरूरत नहीं थी कि घाव कैसा है, क्योंकि चोट लगते तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। गोली इस पार से घुसी थी, उस पार निकल गई थी, क्योंकि वहां से गोली ने धूल उड़ाई थी, यानी गोली लेपर्ड के शरीर के आर पार गई थी। अब बाकी का इन्वेस्टिगेशन करना था, लेकिन क्योंकि हम लोग 4 मील चल के आए थे अंधेरे में ही, अभी तो सुबह हो ही रही थी, तो सोचा थोड़ा आराम कर लें। जंगल के सारे जानवर, सारे पक्षी अपनी अपनी आवाज कर रहे थे और हम सुनना चाहते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं उस घायल तेंदुए के बारे में। अब एक पेड़ के नीचे जहां पर ओस नहीं पड़ी थी, वहां जिम कॉर्बेट बैठे थे। उनके पैरों के पास रॉबिन लेटा हुआ था। जिम कॉर्बेट सिगरेट पी रहे थे। तभी थोड़ी दूर से एक मादा चीतल लगातार बोल रही थी और उसके बाद दूसरे चीतल भी बोलने लगे। रॉबिन धीरे से उठा, उसने सर मेरी तरफ घुमाया, मेरी आंखों में देखा, और जब मेरी निगाहें उससे मिल गईं तो वो उस तरफ देखने लगा जहां से चीतल बोल रही थी। अब जब एक बार लंगूर के मामले में रॉबिन झटका खा चुका था, तब से वो सारी अलार्म कॉल पहचानता था और उसे मालूम था कि यह चीतल यानी कि स्पॉटेड डियर बोल रही है लेपर्ड के लिए। अब जिस तरीके से स्पॉटेड डियर यानी चीतल बोल रहे थे, इतना तो तय था लेपर्ड उनको नजर आ रहा है। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, वो ये भी बता देंगे कि ये लेपर्ड जिंदा है कि मरा है। अब स्पॉटेड डियर बोलते रहे, थोड़ी देर बाद चुप हो गए। इसका मतलब लेपर्ड जिंदा था और उनकी निगाहों से ओझल हो गया था, इसलिए डियर अपने काम पर लग गए थे। अब हमें पता करना था कि लेपर्ड है कहाँ, उसकी पोजीशन कहाँ है, और वो मालूम चलने वाला था स्पॉटेड डियर की पोजीशन को देख के। अब हम हवा के दायरे से हटके घनी झाड़ियों में आ गए थे। धीरे धीरे स्पॉटेड डियर की तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे बढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि रॉबिन एक बिल्ली की तरह से संभल के चल लेता था। अब जब हमें चीतल नजर आने लगे तो देखा वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरफ देख रहे थे, और सारे के सारे स्पॉटेड डियर एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। ये डायरेक्शन वही था जहां से लेपर्ड की आवाज आनी बंद हो गई थी। तो इस बार चीतल ने हमारी बहुत मदद की थी। पहले तो उन्होंने अलार्म कॉल करके हमें यह बताया कि स्पॉटेड डियर ओपन में है। फिर उन्होंने हमें यह भी बताया कि वो जिंदा है, और अब उन्होंने हमें उसकी दिशा भी बता दी। तो ये 1 घंटा इंतजार करना बहुत अच्छा रहा। इसमें चीतल ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन अगर चीतल हमें देख लेगा तो फिर वो अलार्म कॉल करके लेपर्ड को बता देगा कि कोई दूसरा खतरा भी यहाँ है, और जितना उसने अच्छा किया है वो सब सत्यानाश कर देगा। अब जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि अपने कदम पीछे लिए जाएं या फिर एक लेपर्ड की आवाज निकाली जाए और स्पॉटेड डियर यहां से भाग जाए।
लेकिन जब तक ये विचार कर रहे थे, एक फीमेल चीतल ने मुड़ के जिम कॉर्बेट के फेस की तरफ देखा और जिम कॉर्बेट को देखना था कि सारे के सारे स्पॉटेड डियर तेजी के साथ भाग गए। जिम कॉर्बेट को खुले मैदान में जाने के लिए ज्यादा दूर जाना नहीं था। वो तेजी के साथ आगे गए, लेकिन लेपर्ड उनसे भी ज्यादा तेज था। जिम कॉर्बेट को सिर्फ लेपर्ड के पिछले पैर और पूंछ ही दिखाई दी। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये स्पॉटेड डियर सिर्फ मदद नहीं करते, कई बार सत्यानाश भी कर देते हैं, और इस बार चीतल ने सत्यानाश कर दिया था। अब हमें लेपर्ड को फिर से ढूंढना था नए सिरे से, और ये काम अब करने वाला था रॉबिन। अब मैं थोड़ी देर खड़ा रहा क्योंकि मैं लेपर्ड को टाइम देना चाहता था कि वो सेटल डाउन हो जाए, और वो जो अपनी स्मेल छोड़ के गया है उस पैसेज में, वो स्मेल काम आने वाली थी रॉबिन के। अब रॉबिन ने गन सूंघ ली थी, वो आगे बढ़ रहा था। अचानक से उसने अपना सर हवा की तरफ घुमाया, और रॉबिन जंगल में रह के कभी भौंकता नहीं है, उसे अपनी इंद्रियों को वश में करना आता है। एक नर्व है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती, और वो होती है उसके पिछले पैरों के पास में। जब वो लेपर्ड की गन सूंघ लेता है, या फिर देख लेता है लेपर्ड को, या सुन लेता है आवाज लेपर्ड की, तो उसके पिछले सारे बाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। लास्ट ईयर जंगल के जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े थे, पिछले साल यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आया था, बहुत सारे पेड़ उखाड़ दिए थे, और उन्हीं उखड़े हुए पेड़ों में से एक पेड़ के पास हम लोग खड़े थे। उस गिरे हुए पेड़ की ब्रांचेज हमारी तरफ थी, दोनों तरफ बहुत सारी घास थी। कोई दूसरा मौका होता तो हम सीधे ही अपने शिकार की तरफ बढ़ जाते, लेकिन इस बार हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे थे, क्योंकि हमारा मुकाबला था एक घायल तेंदुए से, और एक ऐसे घायल तेंदुए से जो 15 घंटे पहले घायल हुआ है। 15 घंटे के अंदर उसने अच्छी खासी दुश्मनी पैदा कर ली है इंसान के प्रति। अब उसे इंसान से नफरत है। आज सुबह चलते वक्त मैंने .275 राइफल उठा ली थी। ये वही राइफल थी जिससे कल गोली चलाई थी। ये राइफल बहुत अच्छी होती है अगर आपको मीलों दूर चलना होता है, लेकिन ये राइफल एक घायल तेंदुए से लड़ने के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने एक पैरेलल रास्ता चुना जो उस गिरे हुए पेड़ से 15 मीटर दूर से चलता था। अब धीरे धीरे हम चलते रहे, रॉबिन लीड कर रहा था। आगे चलते चलते एक जगह रॉबिन रुक गया। अब मैं भी रुक गया। मैं देखने लगा रॉबिन कहाँ देख रहा है, और जब मुझे मालूम चल गया कि रॉबिन कहाँ देख रहा है, वहां मुझे दिखी लेपर्ड की पूंछ, जो कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे आ रही थी। लेपर्ड चार्ज करने के पहले अपनी पूंछ हिलाता है। ये वही प्रक्रिया थी जो रॉबिन ने देख ली थी। बंदूक जल्दी से मेरे कंधे तक आ चुकी थी, और उसी वक्त लेपर्ड ने हम पर चार्ज कर दिया। अब मैंने जो गोली चलाई वो उसके पेट के पास से होती हुई उसकी थाई पे लगी, और जो बंदूक की आवाज थी वो लेपर्ड का ध्यान भंग करने के लिए काफी थी। वो मेरे राइट हैंड साइड से साइड में गिरा, और जब तक मैं बंदूक को रीलोड करता, लेपर्ड झाड़ियों में फिर गायब हो गया। रॉबिन मेरे पैरों के पास ही खड़ा था। वहां बहुत सारा खून पड़ा था। अब यह नहीं मालूम कि यह खून कल वाले शॉट की वजह से था, या आज जब लेपर्ड गुस्सा हुआ तो पुराना घाव हरा हो गया, या फिर जो गोली मैंने अभी मारी ये खून उससे आया। अब जो खून पड़ा था उससे रॉबिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आगे लीड करता रहा। ये आगे चलते गए, फिर घुटनों के बराबर घास में आ गए, और जब आगे निकले तो इन्हें फिर नजर आ गया लेपर्ड। जब तक जिम कॉर्बेट निशाना लेते, फिर वो लेंटाना की झाड़ी के नीचे गायब हो गया। अब ये लेंटाना की झाड़ी इतनी बड़ी थी जितना बड़ा एक कॉटेज टेंट होता है। ये बहुत मददगार थी लेपर्ड के लिए, और उसे दोबारा हमला करने के लिए पर्याप्त मौका देने वाली थी। अब सुबह से मेरा और रॉबिन का काफी एडवेंचर हो चुका था, और जो हथियार लेके मैं आया था वो मुझे मना कर रहा था कि अब इससे आगे जाना ठीक नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि हम घर वापस जाएंगे। अब अगले दिन सुबह मैंने जल्दी आने की सोची, लेकिन रॉबिन था कि तैयार ही नहीं था उठने का, आलस कर रहा था। कितने भी लालच दो तो वो मान नहीं रहा था। तो जब वो माना, उसके बाद ये 4 मील करीब करीब दौड़कर ही पूरे करने पड़े। आज मैं अपने साथ लाया था 450-400। मैं बहुत खुश था क्योंकि ये हैवी राइफल थी। कल जो हमने गलती कर दी थी आज नहीं की थी। कल लेंटाना की झाड़ी के हम बहुत नजदीक थे, लेकिन आगे नहीं गए थे क्योंकि उसी में समझदारी थी।
अब एक मेरी तरह का शिकारी था जिसने कि एक टाइगर को घायल कर दिया था और उस टाइगर को वो फॉलो कर रहा था। उसके साथ कई आदमी थे। अब उन कई आदमियों में से एक आदमी खाली राइफल लेके चल रहा था और आगे आगे चल रहा था। अब वो खून के निशान चेक करते करते उस जगह पे आ गया जिस जगह को उसने एक दिन पहले छोड़ा था। टाइगर को जो गोली मारी गई थी बहुत आगे मारी गई थी और वो आदमी लोकल शिकारी था। गलती से वो टाइगर के ऊपर ही पहुंच गया और टाइगर ने उसे वहीं मार दिया। बाकी के लोग भाग खड़े हुए, कुछ पेड़ पर चढ़ गए और कुछ ने अपने कदमों का सही इस्तेमाल किया सही समय पर। अब वो कल वाली लैंटाना की झाड़ी मुझे याद थी। हमें थोड़ा दूरी से चलना था। रॉबिन को यह तरीका बहुत अच्छे से आता था कि हवा की दिशा को ध्यान में रख के दूरी बना के चलो ताकि जानवर तुम्हें सूंघ ना पाए। अभी हम लोग उस लैंटाना की झाड़ी से करीब 100 गज की दूरी पर थे। रॉबिन रुका। हवा की दिशा में उसने अपनी नाक घुमाई। अब रॉबिन ने जिम कॉर्बेट की तरफ देखा ये बताने के लिए कि मुझे लेपर्ड की स्मेल आ रही है। इसके एक दिन पहले जो स्मेल आई थी वो एक गिरे हुए पेड़ की तरफ से आई थी। अब जो पेड़ गिरा हुआ पड़ा था वो जिम कॉर्बेट की साइड ग्राउंड ओपन था, लेकिन दूसरी तरफ घनी झाड़ियां थी। अब वो जो लैंटाना की झाड़ी थी उसमें रॉबिन ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यानी कि आज वहां पर लेपर्ड था नहीं। अब एक जगह से बहुत सारे पत्थर अपने कोट में जिम कॉर्बेट ने भर लिए, उतने भर लिए जिसके बाद उसकी सिलाई खुल ना जाए। अब जिम कॉर्बेट वापस उस पेड़ के पास आ गए, अपनी पोजीशन ले ली, राइफल भी संभाल ली और अपने कोट से पत्थर उठा उठा के फेंकने शुरू कर दिए। वो उस तरफ पत्थर फेंक रहे थे ताकि उस तरफ लेपर्ड आए, क्योंकि उस तरफ खुला ग्राउंड था और ये लेपर्ड को देख भी सकते थे, गोली भी मार सकते थे। अब जब सारा गोला बारूद खत्म हो गया, यानी कि वो पत्थर खत्म हो गए, तो उसके बाद जिम कॉर्बेट ने तालियां बजाई, चिल्लाए, लेकिन लेपर्ड ने कोई भी हरकत नहीं की। अब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि ये उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं जहां इन्हें शक था कि लेपर्ड है, लेकिन इन्हें एक जंगल की कहावत याद आई कि ये कभी नहीं मानना चाहिए कि एक लेपर्ड मर चुका है, तब तक नहीं जब तक कि उसकी खाल ना उतार ली जाए। जिम कॉर्बेट गोल घेरे में उस पेड़ के चक्कर काट रहे थे, धीरे धीरे घेरा छोटा करते जा रहे थे ताकि उन्हें गिरे हुए पेड़ के नीचे और उसकी ब्रांचेस के नीचे क्या है ये दिखाई देना शुरू हो जाए। अभी अपने चक्कर छोटे करते जा रहे थे कि अचानक रॉबिन रुक गया। जिम कॉर्बेट देखने लगे रॉबिन के चेहरे की तरफ कि क्या वजह है, क्यों रॉबिन रुक गया है। तभी इन्हें हल्की हल्की गुर्राहट की आवाज सुनाई देने लगी। अब लेपर्ड ने हमारी तरफ चार्ज कर दिया था। लेपर्ड तो हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन वो जो घास जिसके अंदर दौड़ के लेपर्ड आ रहा था वो हिलती हुई साफ बता रही थी कि इसके अंदर से कोई आ रहा है और हमारी तरफ आ रहा है और उसके इरादे नेक नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी राइफल घुमाई जब तक उस घास से निकल के लेपर्ड बाहर आया और उसका सर मुझे नजर आया। मेरी राइफल तैनात थी। अब लेपर्ड का उछलना हुआ, जिम कॉर्बेट का फायर करना हुआ, दोनों एक साथ हुए। उसके साथ जिम कॉर्बेट एक साइड हटे, लेपर्ड उनके हिप के बगल से निकल के साइड में गया। अब एक घायल टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, हेड ऑन आपके ऊपर हमला कर रहा है और वो आपको मिस कर जाता है तो उछल के वापस नहीं आता, वो आगे ही बढ़ता जाता है, फिर कहीं छिप जाता है, वापस तब तक नहीं आता है जब तक उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। अब जब लेपर्ड से बचने के लिए जिम कॉर्बेट साइड में हटे थे तो उन्हें इस बात का ध्यान था कि कहीं वो रॉबिन को ना कुचल दे। अब जब लेपर्ड चला गया था झाड़ी में तो जिम कॉर्बेट देख रहे थे रॉबिन कहाँ है, लेकिन रॉबिन कहीं नहीं था। लगता है वो घर की तरफ चला गया था, सीधे 4 मील घर जाता। हालांकि रास्ते में उसे कई खतरे मिल सकते थे। बहुत दिनों के बाद मैंने और रॉबिन ने साथ में शिकार किया था और जब लड़ाई अंतिम चरणों में थी हमारे रास्ते अलग हो गए थे। रॉबिन घर की तरफ चला गया था, उसे रास्ता भी ठीक से नहीं पता है और उसका दिल भी कमजोर है। अब जिम कॉर्बेट ने सोचा कि हो सकता है वो घर ना गया हो, मैं उसे ढूंढता हूं। और जब उसकी खोज चालू की, एक पेड़ के तने के बगल से उसका सिर नजर आया। अब जिम कॉर्बेट ने जब उसकी तरफ हाथ हिलाया वो फिर से गायब हो गया, लेकिन थोड़ी देर में आ गया। कान झुके हुए थे, पूंछ हिल रही थी और वो जिम कॉर्बेट के कदमों के पास आ गया था। जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल नीचे की, उसे गोदी में उठाया और जिंदगी में दूसरी बार रॉबिन ने मेरा चेहरा चाटा। रॉबिन की हरकतों से लग रहा था कि वो बड़ा खुश है कि वो मुझे जिंदा देख रहा है,
क्योंकि उसने तो लेपर्ड को मेरे ऊपर कूदते हुए देखा था और वो बहुत शर्मिंदा था। ऐसे खतरनाक मौके पर वो मुझे छोड़ के भाग गया था और छिप गया था। अब ये बात बताती है अचानक से आए खतरे पर एक कैनाइन दांत वाला और एक आदमी किस तरह से रिएक्ट करते। अब रॉबिन ने चुपचाप छिप जाना बेहतर समझा। मेरे पास बंदूक थी, मुझे फायर करना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं फायर नहीं करता तो बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। और जब मैंने रॉबिन को यह एहसास करा दिया कि मैं उससे नाराज नहीं हूं और जो हमारा थोड़ी देर का अलगाव था वो मुझे बुरा नहीं लगा, तो उसका शरीर जो कांप रहा था वो कांपना बंद हो गया। अब हम दोनों उस तरफ चल पड़े जिस तरफ लेपर्ड झाड़ियों में गया था। उसे गोली लग चुकी थी, अब उसका अंत हो ही जाना चाहिए था। हम उधर गए, देखा लेपर्ड मरा पड़ा था। अब मैंने आपको कहानी बता दी है, और रॉबिन एक ऐसा दोस्त कि किसी इंसान को इतना स्ट्रांग दोस्त कभी मिल सकता है। अब रॉबिन हैप्पी हंटिंग ग्राउंड्स की तरफ चला गया है और मुझे पता है कि जब मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे मिलेगा, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो दोस्तों, इस तरह से खत्म हुई ये कहानी रॉबिन की और लेपर्ड की। हमारी अगली कहानी में हम मिलेंगे चौगर टाइगर से। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।